हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं अंजलि अपने चैनल अंजलि हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दो चीजें बता देना चाहती हूँ क्लास लेने से पहले। मैं अभी शुरू की हूँ और अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ और आपको ऐसा मटेरियल देने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आ चुके हैं। और मैं वही टॉपिक सोच रही, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं उससे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात ये है, दो नहीं तीन बातें बताना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं कहानी और निबंध निबंध पूरा पढ़ाने वाली हूँ। पूरी निबंध पढ़ाऊंगी, पूरी कहानी पढ़ाऊंगी और अगर टाइम रहा तो नाटक नाटक उपन्यास इन सब के भूमिका और जिसमें भाग ये सब जो भी बांटा गया है ये सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाने वाली हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको देने वाली हूँ। और तीसरी बात ये है कि जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो जो शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ मैं, उसमें फालतू की चीजें ना डाल के मैं ऐसा कुछ डालती हूँ जो बहुत बार पीवाईक्यू बन चुके हैं या फिर आने के चांसेस है। मैं मेन मेन पॉइंट, जैसे किसी की कृतियां हैं तो उसको ट्रिक के साथ रखती हूँ और कोई भी मेन पॉइंट ही रखती हूँ। आप चाहे तो मेरे कुछ शॉर्ट जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये तीन बातें हुई। और ये इतना मतलब 5 से लेके 10 तक यूनिट जो अपने हिंदी सिलेबस में यूजीसी नेट के रखे गए हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और उससे मेन बात ये है, सबसे अच्छी बात कि अगर हम उसको पढ़ के जाते हैं अच्छे से तो हमको सारे क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। 1 से 4 तक तो आते हैं, बट वो कहीं से कुछ भी आ सकता है, हम 100% श्योर नहीं होते हैं कि वो सही होंगे। लेकिन जो 5 यूनिट से 10 यूनिट तक क्वेश्चन आते हैं, अगर हम उस पर मेहनत कर ले तो सारे आंसर को सही कर सकते हैं। इसीलिए मैं 5 से लेके 10 तक के ज्यादा फोकस करूंगी। इन कहानी और निबंध वाली यूनिट तो मैं पूरा पढ़ाने वाली हूँ, पूरा मतलब एक तरफ से पढ़ाऊंगी। लेकिन नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, और जो यूनिट 10 में है उसमें सबको भूमिका कितने, कौन से कितने पार्ट हुए, ये सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। अभी हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी में हमने कल कल वाली यूनिट में कुछ देख चुके थे, और उसके आगे से आज हम पढ़ना शुरू करें, क्योंकि मैं इसको दो भागों में पढ़ा रही हूँ ताकि ये ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। ठीक है। जिसमें दिल फिगार और दिल फरेब है। मिनोस बाद में उन तो शहर में दिल फरेब रहती है। दिल फिगार उसका प्रेमी है जिससे वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने के लिए बोलती है। तो अभी तक के यहाँ पे हमारा ये हुआ था कि उसने काले चोर का आ- उस काले चोर का जो आंसू था वो लेके आया था और उसने उसको बोली थी ये अनमोल चीज तो है लेकिन दुनिया की अनमोल चीज ये नहीं है, सबसे अनमोल चीज ये नहीं है। तो अभी वो फिर से निकल जाता है। तो फिर हम इसको यहाँ तक पढ़े थे। हाँ, यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं। तो आगे का हम यहाँ इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है। दिल फिगान ने पूरब में पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की घात छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा बन गया। वह एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे में चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता
बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी, मतलब वो खुद से ही लपट उठे। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल होगी। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया के सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है। और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिलोसबाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुरूख सुर, सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जांबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत थी हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रख कर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिल फरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने पर बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने वाली सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जहाँ उसे तलाश कर और तब मेरे पास मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। इस बार वो बाहर आई, पिछली बार बोलने के लिए वो बाहर नहीं आई थी। एक बिजली थी की कौधी और फिर बादलों में पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए कि चौकीदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कुर्ते से उसको निकाल दिया। और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिल फिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं, ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा ना नजर आया।
करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहां जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिज गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अबंद पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी ना देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें शोरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा अभी जारी है, मगर आबदार तलवार की नोक पंजे से अलग नहीं हुई है। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है। जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बड़ी मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल कर बोला उसने, हमने हमलावर दुश्मनों को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं, मुस्कुराकर, और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकलकर क्या तूने यह मरहम रख दिया?
खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने देश की गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज मद्धिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक हाथ बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वालों के धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हीच है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिल फिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिल फिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है। ला, दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? दिल फिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया। तो मतलब इस कहानी में ऐसे बताया जा रहा है कि अपने वतन के लिए मर जाना या फिर अपने वतन को ऊपर न्यौछावर कर देना ही सबसे बड़ी कीमती चीज है। उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया ताकि एकाएक सुनहरा पर्दा हट गया और दिल फिगार के सामने हुस्न का यह एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिल फरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिल फरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बिठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। मतलब इसमें यही बताया गया है कि वतन वतन के लिए फिगार करना, अप, अपना न्यौछावर करना अपने आप को सबसे बड़ी कीमत चीज होती है। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। मतलब ये देश के ऊपर लिखा गया है। प्रेमचंद थे ही इतने अच्छे कि उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो उपन्यास हो चाहे कहानी हो, जितना भी है सब इतना अच्छा है कि एक बार पढ़ो तो फिर पूरा पढ़ने के बाद ही मन करता है बंद करने को। आधे तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो हमारी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन पूरी हुई। और ये किस कहानी संग्रह में है और उसमें कितनी कहानियां हैं, उन कहानियों के नाम आप बताना मत भूलिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं फिर से ये बता देना चाहती हूँ, मैं कहानी और निबंध वाली यूनिट में लगे हुए सारे निबंधों को पढ़ूंगी और पूरी कहानियों को पढ़ूंगी।
और मैं इसके पहले जितनी कहानियाँ हैं सब पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, अच्छा लगता हो, तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।